रात के सन्नाटे में एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली से सिसकियों की आवाज आ रही थी। अंधेरे में डूबे उस घर में, जहां सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी खिड़कियों से झांक रही थी, एक 14 साल की बच्ची रिया अपनी मां सुमन की गोद में सिर रखकर बिलख रही थी। उसकी आंखों में भविष्य का डर और वर्तमान का दर्द साफ झलक रहा था। मां, मुझे शादी नहीं करनी, रिया फुसफुसाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी। मैं अभी छोटी हूं, मुझे पढ़ना है, अपना सपना पूरा करना है। सुमन ने अपनी बेटी के बालों को सहलाया। उसकी अपनी आंखें भी नम थीं। जानती हूं मेरी बच्ची, पर तेरे बाबूजी और दादी। उनकी आवाज में लाचारी थी, एक ऐसी लाचारी जो सालों से उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। रिया के पिता रमेश एक शराबी थे। उनकी दिनचर्या शराब से शुरू होती और शराब पर ही खत्म होती थी। घर में उनकी मौजूदगी एक तूफान से कम नहीं थी, जो कभी भी आ सकता था और सब कुछ तहस नहस कर सकता था। दादी शकुंतला देवी रमेश की हर गलत हरकत में उनका साथ देती और उनका कठोर स्वभाव घर के माहौल को और भी भयावह बना देता था। पिछले कुछ महीनों से घर में रिया की शादी की बात चल रही थी। रिया के लिए एक अधेड़ उम्र का पैसे वाला लड़का देखा गया था, जिसके साथ शादी करने पर रमेश को अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। ये बात रिया और सुमन दोनों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। अरे ओ सुमन की बच्ची, कितनी देर लगाएगी? जल्दी आ, लड़का देखने आ रहे हैं। शकुंतला देवी की कर्कश आवाज ने घर की शांति भंग कर दी। रिया सिहर गई। सुमन ने रिया को कसकर गले लगाया। हिम्मत रख मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ हूं। उन्होंने रिया का चेहरा पोंछा और उसे उठने का इशारा किया। रिया रिलक्टेंटली उठी। उसकी आंखों में सूनी नजर थी, जैसे वो एक बेजान गुड़िया हो जिसे कहीं भी घसीटा जा सकता है। लड़के वाले आ चुके थे। रमेश हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत अपने आप को संयमित करने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जो रिया के भविष्य की कीमत पर मिल रही थी। लड़के का नाम मदन लाल था। उसकी उम्र रिया से दुगनी से भी ज्यादा थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता झलक रही थी। वो रिया को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई सामान हो जिसे खरीदने आया हो। रिया की रूह कांप उठी। पसंद है हमें लड़की, सुंदर है, सुशील लगती है, मदन लाल के पिता ने कहा। और रमेश जी, जो बात हुई थी वो तय है ना? रमेश ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी हर बात सर आंखों पर। सुमन ने हिम्मत करके कहा, पर अभी रिया की उम्र, वो तो अभी बच्ची है। शकुंतला देवी ने तुरंत उन्हें बीच में टोक दिया। चुप कर अभागन, तू बीच में मत बोल। लड़की की शादी की उम्र हो गई है और लड़के वाले इतने अच्छे मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेबस थी। उसकी मां भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। रमेश और दादी के आगे उनकी एक न चलती थी। अगले कुछ दिन रिया और सुमन के लिए किसी यातना से कम नहीं थे। रमेश और शकुंतला देवी ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। रिया को जबरदस्ती नए कपड़े दिखाए जा रहे थे। उसे गहनों के बारे में बताया जा रहा था। हर पल उसे यह एहसास दिलाया जा रहा था कि उसकी जिंदगी अब उसकी अपनी नहीं रही। तुझे पता है ना, अब तेरा घर वो है, तुझे वहीं जाना है, वहीं रहना है, अपनी मर्जी मत चलाना। दादी रिया को हर बात पर टोकती। रिया रात रात भर सो नहीं पाती थी। उसे मदन लाल का चेहरा याद आता और उसका दम घुटने लगता। उसे अपने स्कूल के दोस्त याद आते, अपनी किताबें याद आती, अपने सपने याद आते। क्या ये सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? एक रात जब रमेश नशे में धुत सो रहा था और दादी अपने कमरे में थी, रिया सुमन के पास गई। माँ, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी अगर उस आदमी से शादी करनी पड़ी तो। सुमन ने रिया को कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखें भीगी हुई थीं। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हम कुछ करेंगे। पर क्या? हम कहाँ जाएंगे? रिया ने निराशा से पूछा। सुमन ने रिया के चेहरे को ऊपर उठाया। मुझे नहीं पता क्या करेंगे, पर हम हार नहीं मानेंगे। तेरी माँ है ना तेरे साथ? उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो रिया को कुछ पल के लिए सहारा दे गई। लेकिन अगले ही दिन रमेश ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। सुमन, तुमने रिया को बहकाया है ना? वो शादी के लिए मना कर रही है। सुमन ने हिम्मत करके कहा। वो अभी छोटी है जी, उसकी मर्जी भी तो पूछनी चाहिए। रमेश गुस्से से लाल हो गया। उसने सुमन पर हाथ उठा दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात काटेगी? ये मेरा घर है और मेरी मर्जी चलेगी। रिया की शादी होगी और जरूर होगी। रिया ने चीखते हुए अपनी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन दादी ने उसे कसकर पकड़ लिया। देख, ये तेरी मां ही है जो तुझे बहका रही है। अगर तूने जिद की तो तेरी मां को बहुत मार पड़ेगी। ये धमकी रिया के लिए किसी हथियार से कम नहीं थी। वो अपनी मां को चोट पहुंचाने का जरा भी जोखिम नहीं लेना चाहती थी। उसकी आंखों में लाचारी और दर्द गहरा गया। उसे लगा कि अब उसकी किस्मत में यही है, एक अजनबी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना, अपने सारे सपने भूल जाना। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। घर में चहल पहल थी, लेकिन रिया और सुमन के दिलों में मातम पसरा हुआ था। रिया पहले से भी ज्यादा खामोश हो गई थी। वो बस दीवारों को घूरती रहती। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। सुमन हर पल रिया को हिम्मत देने की कोशिश करती, लेकिन खुद भी अंदर से टूट चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि वे अपनी बच्ची को इस दलदल से कैसे निकालेंगी। हर गुजरता पल उन्हें मौत के करीब ला रहा था। शादी के दिन घर में शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी, पर रिया के दिल में मौत का सन्नाटा पसरा था।
उसे दुल्हन का जोड़ा पहनाया गया, गहनों से लादा गया, पर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो एक जीती जागती लाश जैसी लग रही थी। सुमन अपनी बेटी को इस हाल में देखकर अंदर ही अंदर घुट रही थी। उन्होंने कितनी मिन्नतें की थीं रमेश से, कितनी बार दादी के आगे हाथ जोड़े थे, पर सब बेकार। उनके पतियों और रिश्तेदारों की क्रूरता के आगे उनकी आवाज दब गई थी। मंडप सजा था। मदनलाल अपने क्रूर चेहरे पर मुस्कान लिए रिया का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें रिया को ऐसे घूर रही थीं जैसे वो कोई शिकार हो। जैसे ही रिया को मंडप में लाया गया, उसने एक बार अपनी मां की तरफ देखा। सुमन की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने रिया को हौसला देने की कोशिश की, एक धीमी सी मुस्कान के साथ। शादी की रस्में शुरू हुईं। हर मंत्र रिया के कानों में जहर घोल रहा था। उसे लग रहा था कि उसका बचपन, उसके सपने, उसकी पूरी जिंदगी हवन कुंड की आग में जलकर राख हो रही है। जब फेरों का समय आया तो रिया का मन हुआ कि वो जोर से चीखे भाग जाए, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। दादी और रमेश की कड़ी निगरानी थी उस पर। जैसे ही मदनलाल ने रिया का हाथ पकड़ा, रिया सिहर उठी। उसे लगा जैसे किसी सांप ने उसे डस लिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर खड़ी हो गई। नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी। पूरा मंडप शांत हो गया। रमेश गुस्से से लाल हो गया। दादी ने जोर से रिया का हाथ पकड़ा। चुप कर अभागन, तेरी इतनी हिम्मत। रमेश ने मदनलाल और उसके परिवार से माफी मांगी। माफ कीजिए, ये तो बच्ची है, ना समझ है। फिर वो रिया की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। अगर तूने एक शब्द भी बोला तो मैं तेरी मां को यहीं सबके सामने मारूंगा। ये सुनकर रिया कांप उठी। उसे अपनी मां की जिंदगी ज्यादा प्यारी थी। वो रोते हुए मंडप में वापस बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जो उसके अंदर के दर्द को बयान कर रही थी। मदनलाल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे पता था कि रिया अब उसकी मुट्ठी में है। शादी पूरी हुई। विदाई का समय आया। रिया ने अपनी मां को गले लगाया। मां, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। सुमन ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया। हिम्मत रख मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ हूं हमेशा। उन्होंने रिया के कानों में फुसफुसाया, मैं तुझे यहां से निकालूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रिया को मदनलाल के साथ उसके घर भेज दिया गया। वो घर नहीं, एक जेल था। रिया को वहां एक कैदी की तरह रखा गया। उसे किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मदनलाल हर पल उसे ताने मारता, तुम्हारी मां ने तुम्हें बिगाड़ दिया है, अब तुम यहीं रहोगी, मेरी मर्जी से चलोगी। उधर सुमन भी अकेली नहीं थी। रमेश और दादी ने उन्हें भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तेरी ही वजह से रिया ने ड्रामा किया, तूने ही उसे बहकाया। रमेश हर रोज शराब पीकर आता और सुमन को मारता। दादी भी हर बात पर ताने मारती, ये तेरे ही कर्मों का फल है जो ऐसी बेटी पैदा की। सुमन ने सब कुछ चुपचाप सहा। उनकी आंखों में अपनी बेटी को बचाने की एक आग जल रही थी। उन्हें पता था कि अगर वे भी टूट गईं तो रिया को कोई नहीं बचा पाएगा। वो हर रात रिया के बारे में सोचती, कैसे वो अपनी बच्ची को इस नरक से बाहर निकाले। एक दिन सुमन ने चुपचाप अपनी बेटी के बारे में जानकारी निकालनी शुरू की। उन्हें पता चला कि मदनलाल का व्यवहार रिया के साथ बहुत बुरा है। वो उसे मारता पीटता है, उसे भूखा रखता है। ये सुनकर सुमन के अंदर का मां जाग उठा। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वे और बर्दाश्त नहीं करेंगी। रात के अंधेरे में जब रमेश और दादी सो रहे थे, सुमन ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ पुराने कपड़े और थोड़ी सी जमा पूंजी। उन्होंने एक बार अपने घर की तरफ देखा, जहां उन्होंने इतने साल बिताए थे, पर अब वो घर उनके लिए एक जेल बन चुका था। उन्होंने सोचा कि वो रिया को कैसे बचाएंगी। मदनलाल का घर उनके घर से दूर था। उन्हें नहीं पता था कि वो वहां कैसे पहुंचेंगी, पर उन्हें यह भी पता था कि वो अपनी बच्ची को ऐसे ही मरने नहीं दे सकती। उनके दिल में बस एक ही आवाज थी, मेरी रिया, मेरी रिया। सुमन चुपचाप घर से निकली। रात का सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी उदासी थी, या शायद ये उनकी अपनी उदासी थी। उन्होंने नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी। उनके दिमाग में बस अपनी बेटी का चेहरा था, उसकी रोती हुई आंखें थीं। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थीं, अपनी जान भी दे सकती थीं। सुमन रात के अंधेरे में अकेली चल रही थी। शहर की बत्तियां दूर टिमटिमा रही थीं और उन्हें देखकर उन्हें अपनी बेटी की याद आ रही थी, जिसकी जिंदगी की रोशनी बुझने वाली थी। उनके पास एक छोटा सा पोटली था, जिसमें कुछ कपड़े और जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो थी। उन्होंने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी रिया को उस नरक से बाहर निकालेंगी। सुबह होते होते सुमन शहर से काफी दूर निकल चुकी थी। उन्हें पता नहीं था कि मदनलाल का घर कहाँ था, पर उन्हें बस एक ही दिशा पता थी, माइनस अपनी बेटी की तरफ। वो राहगीरों से पूछताछ करती, कभी पैदल चलती, कभी लिफ्ट लेती। उनका शरीर थक चुका था, पर मन में बेटी को बचाने का जुनून उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा था। उधर घर पर रमेश और दादी को जब पता चला कि सुमन भाग गई है, तो वे आग बबूला हो गए। कहाँ गई वो चुड़ैल? उसे रिया के पास ही जाना होगा, वहीं कहीं छुपकर बैठी होगी। दादी चिल्लाई। रमेश ने चारों तरफ सुमन को ढूंढने की कोशिश की, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। रमेश जानता था कि अगर सुमन ने रिया को वापस लाने की कोशिश की तो उसकी सारी पोल खुल सकती है। मदनलाल के घर में रिया की हालत बद से बदतर होती जा रही थी।
मदनलाल उसे रोज मारता पीटता, उसे भूखा रखता और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता। तेरी माँ तुझे यहाँ छोड़ गई है, अब तू मेरी गुलाम है, वो रिया को धमकाता। रिया की आंखों में अब आंसू भी सूख चुके थे। वो बस एक कठपुतली बन चुकी थी जिसे मदनलाल अपनी मर्जी से नचा रहा था। एक दिन मदनलाल ने रिया को बताया कि वो उसे एक और आदमी के पास बेचना चाहता है। तू मेरे किसी काम की नहीं है, मैं तुझे बेचकर और पैसे कमाऊंगा। ये सुनकर रिया की रूह कांप उठी। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। रिया ने आखिरी कोशिश के तौर पर मदनलाल से विनती की, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे बस अपनी माँ के पास जाना है। पर मदनलाल ने उसे एक थप्पड़ मारा। तेरी माँ? वो तो खुद भाग गई, अब तेरा कोई नहीं है। उधर सुमन ने कई दिनों की अथक यात्रा के बाद आखिरकार मदनलाल के गांव का पता लगा लिया। उन्होंने गांव में घुसकर मदनलाल के घर का पता पूछा। जब उन्हें मदनलाल का घर मिला तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। घर बाहर से तो शांत लग रहा था, पर सुमन जानती थी कि अंदर उनकी बेटी किस नरक में जी रही थी। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। मदनलाल ने दरवाजा खोला। सुमन को देखकर वो चौंक गया। तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी बेटी कहाँ है? सुमन ने पूछा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। तेरी बेटी? वो अब मेरी बीवी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मदनलाल ने गुस्सा करते हुए कहा। मैं अपनी बेटी को वापस लेने आई हूं, सुमन ने जवाब दिया। मदनलाल हंसा। तेरी औकात नहीं है, जा यहां से, वरना तुझे भी यहीं दफन कर दूंगा। सुमन पीछे नहीं हटी। उन्होंने देखा कि अंदर रिया की सिसकियों की आवाज आ रही थी। मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। यह सुनकर मदनलाल डर गया। उसने सुमन को अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अगर तूने किसी को एक शब्द भी बोला तो मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। उसने रिया को खींचकर सुमन के सामने लाया। रिया का चेहरा सूजा हुआ था, उसकी आंखें लाल थीं और वो बुरी तरह से कांप रही थी। रिया ने फुसफुसाया, रिया। सुमन ने उसे गले लगाने की कोशिश की, पर मदनलाल ने रिया को खींच लिया। देख अपनी माँ को, ये तुझे बचाने आई है, पर अब ये भी मेरे काबू में है। मदनलाल ने एक जोरदार थप्पड़ सुमन के गाल पर मारा। सुमन जमीन पर गिर पड़ी। रिया चीख पड़ी, छोड़ दो मेरी माँ को, रिया चिल्लाई। मदनलाल ने रिया को भी मारना शुरू कर दिया। सुमन दर्द से कराह उठी, पर उनकी नजर अपनी बेटी पर थी। वो देख रही थीं कि कैसे एक दरिंदा उनकी 14 साल की बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्हें लगा कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सुमन ने अपनी सारी शक्ति बटोरी और उठ खड़ी हुई। उन्होंने मदनलाल की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तूने मेरी बेटी को छुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मदनलाल हंसा। तेरी हिम्मत, तू क्या कर लेगी अकेली औरत? सुमन ने पास पड़ी एक लाठी उठाई। उनकी आंखों में गुस्सा था, डर नहीं। उन्हें अपनी बेटी को बचाना था, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। वो अब सिर्फ एक मां नहीं थी, वो एक शेरनी थी जो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। सुमन ने लाठी उठाई। उनकी आंखों में आग थी, ममता की आग जो अब क्रोध में बदल चुकी थी। मदनलाल ने उन्हें कमजोर समझा था, पर वो भूल गया था कि एक मां अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकती है। रिया कोने में सहमी हुई बैठी अपनी मां को देख रही थी। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जग रही थी। छोड़ दे मेरी बेटी को, सुमन ने गरज कर कहा, और इससे पहले कि मदनलाल कुछ समझ पाता, उन्होंने लाठी का वार उसके पैर पर किया। मदनलाल दर्द से चीख उठा, उसका संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। रिया ने अपनी मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और राहत के मिले जुले भाव थे। मदनलाल जैसे ही संभल कर उठने लगा, सुमन ने दूसरा वार उसके हाथ पर किया। उसकी लाठी के वार सटीक थे, मानो वो सालों से इसी दिन के लिए अभ्यास कर रही हो। मदनलाल दर्द से बिलबिला रहा था, पर सुमन नहीं रुकी। उनकी हर वार में रिया के साथ हुए अत्याचारों का बदला था, रमेश और दादी के दिए गए जख्मों का हिसाब था। मदनलाल जब पूरी तरह से घायल होकर जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था, तब सुमन ने रिया का हाथ पकड़ा। चल मेरी बच्ची, हम यहां से चलेंगे। रिया ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। वे दोनों बिना एक पल भी रुके उस घर से बाहर भागी। रात का अंधेरा अभी भी छाया हुआ था, जो उनके भागने के लिए एक कवच बन गया। वे तब तक भागती रहीं जब तक उन्हें एक सुनसान सड़क नहीं मिली। रिया की सांस फूल रही थी, पर उसके चेहरे पर डर के बजाय आजादी की एक चमक थी। सुमन ने अपनी बेटी को गले लगाया। अब तू सुरक्षित है मेरी बच्ची। माँ, आपने मुझे बचा लिया, रिया ने रोते हुए कहा, पर इस बार ये खुशी के आंसू थे। सुमन को पता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मदनलाल उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा, और रमेश और दादी भी उन्हें ढूंढते हुए यहां तक आ सकते थे। उन्हें कहीं दूर जाना होगा जहां कोई उन्हें ढूंढ ना पाए। उन्होंने उसी सुनसान सड़क पर आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी खटारा बस आती दिखी। उन्होंने हाथ दिया और बस रुक गई। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। वे पिछली सीट पर जाकर बैठ गईं। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, रिया ने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा जैसे वो एक नया जीवन शुरू कर रही हो। उसकी मां ने उसे एक नई जिंदगी दी थी, लेकिन उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थीं।
अगली सुबह जब मदनलाल थोड़ा ठीक हुआ तो उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और सुमन पर हमला करने और रिया को अगवा करने का आरोप लगाया। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और पुलिस को भी अपने पक्ष में कर लिया। उधर रमेश और दादी को जब पता चला कि सुमन ने मदनलाल पर हमला किया है और रिया को ले गई है तो वे भी डर गए। उन्हें लगा कि अगर पुलिस इस मामले की गहराई में गई तो उनकी भी पोल खुल सकती है। रमेश ने भी अपने कुछ परिचितों से संपर्क किया और सुमन के खिलाफ झूठे बयान दर्ज करवा दिए। सुमन और रिया एक छोटे से शहर में पहुंच गए। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर सुमन मजबूत थीं। उन्होंने एक छोटे से ढाबे में बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया और रिया ने पास के सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया। रिया पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वो अपनी मां के बलिदान को बेकार नहीं जाने देना चाहती थी। कुछ ही हफ्तों में पुलिस उन तक पहुंच गई। मदनलाल और रमेश के झूठे आरोपों के आधार पर सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया। रिया रोती रही, मेरी मां बेगुनाह है, उन्होंने मुझे बचाया है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सुमन को जेल ले जाया गया। रिया अकेली रह गई। उसे अपनी मां की कमी खलने लगी। उसे पता था कि उसकी मां ने जो कुछ भी किया वो उसे बचाने के लिए किया था। अब उसे अपनी मां को बचाना था। रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने स्कूल के टीचर्स से बात की, समाज सेवियों से संपर्क किया। उसने अपनी पूरी कहानी बताई, रमेश के शराब पीने की आदत, दादी की क्रूरता, मदनलाल के अत्याचार और कैसे उसकी मां ने उसे बचाया। शुरुआत में किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, पर रिया ने हार नहीं मानी। वो हर दरवाजे पर गई, हर किसी से अपनी आपबीती सुनाई। एक दिन एक युवा ईमानदार वकील अवंतिका ने रिया की कहानी सुनी। अवंतिका एक महिला थी और उन्होंने रिया के दर्द को समझा। उन्होंने रिया की मदद करने का फैसला किया। अवंतिका ने इस केस की गहराई से छानबीन शुरू की। उन्हें पता चला कि मदनलाल का आपराधिक रिकॉर्ड था और रमेश भी शराब के नशे में अक्सर झगड़ा करता था। उन्होंने रिया के स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात की, जिन्होंने रिया की उम्र के प्रमाण पत्र की पुष्टि की। केस कोर्ट में गया। मदनलाल और रमेश ने अपनी तरफ से झूठे गवाह पेश किए, पर अवंतिका ने रिया के पक्ष में मजबूत सबूत पेश किए। रिया ने खुद कोर्ट में अपनी आपबीती सुनाई। उसकी आवाज में दर्द था, पर सच्चाई की चमक भी थी। उसने बताया कि कैसे उसका पिता एक दरिंदा बन चुका था, जिसने अपनी ही 14 साल की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसकी गवाही सुनकर कोर्ट में मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। मदनलाल को नाबालिग से शादी करने और उस पर अत्याचार करने के आरोप में कड़ी सजा सुनाई गई। रमेश को भी अपनी बेटी पर अत्याचार करने और सुमन के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए जेल हुई। दादी को भी उनकी भूमिका के लिए समाज सेवा की सजा मिली। सुमन को बरी कर दिया गया। जब वो जेल से बाहर आईं तो रिया दौड़कर उनसे लिपट गई। मां बेटी के इस मिलन को देखकर हर किसी की आंखें नम थीं। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया, जैसे वे कभी अलग न हो। सुमन और रिया ने एक नई जिंदगी शुरू की। रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाई। सुमन ने भी एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक मां और बेटी का प्यार किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये कहानी एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं, जो उन्हें जबरदस्ती शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं। एक बच्ची का भविष्य उसका अपना होता है और उसे उसका हक देना हर माता पिता का कर्तव्य है। न्यायालय के फैसले के बाद सुमन और रिया ने एक नई जिंदगी शुरू की थी, पर उनके दिल के घाव अभी भी हरे थे। समाज ने भले ही उन्हें न्याय दिया हो, पर लोगों की फुसफुसाहटें और पुरानी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया, पर उसके अंदर का डर अभी भी कहीं छिपा था। उसे अक्सर बुरे सपने आते, जहां मदनलाल का क्रूर चेहरा और पिता रमेश की नशे में धुत आंखें उसे डराती। सुमन ने रिया को हर कदम पर सहारा दिया। उन्होंने अपना छोटा सा बुटीक खोला, जहां वे हाथ से बुने कपड़े और गहने बेचती थीं। धीरे धीरे उनका काम चल पड़ा और उन्होंने एक छोटी सी पहचान बना ली, पर आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद उन्हें आज भी लोगों की तिरछी नजरें और उनके अतीत के बारे में बातें करते हुए सुनना पड़ता था। कई बार मोहल्ले की औरतें उन्हें देखकर फुसफुसातीं, देखो यही है वो औरत जिसने अपने पति और ससुराल वालों को जेल भिजवा दिया। रिया इन बातों से बहुत आहत होती थी। एक दिन कॉलेज में उसकी एक दोस्त ने मजाक में कहा, अरे तुम तो वही हो ना जिसके पापा और दादी जेल में हैं। ये सुनकर रिया का दिल टूट गया। वो तुरंत कॉलेज से घर लौट आई और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। माँ, मैं थक गई हूँ, रिया ने सिसकते हुए कहा। लोग मुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। मैं अपने अतीत से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगी। सुमन ने अपनी बेटी के बालों को सहलाया। नहीं मेरी बच्ची, ये तेरा अतीत नहीं, तेरी ताकत है। तूने जो कुछ सहा है वो तुझे मजबूत बनाता है, और जो लोग ये बातें करते हैं उन्हें कुछ पता नहीं है कि हमने क्या झेला है। नए संघर्ष। सुमन और रिया को लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही इम्तिहान तय कर रखे थे। जेल में रमेश और शकुंतला देवी दादी का बुरा हाल था। रमेश की शराब की लत और भी बढ़ गई थी और दादी का कठोर स्वभाव उन्हें जेल में भी अलोकप्रिय बना रहा था। वे दोनों सुमन और रिया से नफरत करते थे और हर पल उनसे बदला लेने की सोचते थे। जेल से छूटने के बाद रमेश और दादी का जीवन और भी बदतर हो गया। समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।
उनके पास न घर था न पैसा। रमेश की शराब की लत उसे और गहराई में धकेल रही थी। दादी, जो कभी घर की मालकिन थीं, अब सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर थीं। एक दिन रमेश और दादी ने सुमन और रिया के बुटीक के बारे में सुना। उनकी नफरत और भी बढ़ गई। वो लोग मजे कर रहे हैं और हम यहां सड़ रहे हैं। रमेश ने गुस्से से कहा। दादी ने उसे उकसाया। हमें उनसे बदला लेना होगा। रिया ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन्होंने सुमन और रिया को परेशान करना शुरू कर दिया। वे रोज बुटीक के बाहर आकर हंगामा करते, गालियां देते और लोगों को सुमन की बुटीक में जाने से रोकते। इनके पास मत जाना, ये धोखेबाज लोग हैं। इन्होंने अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया। वे चिल्लाते, ग्राहक डरकर भाग जाते। सुमन का काम ठप होने लगा। रिया को फिर से वही डर महसूस होने लगा जो उसने बचपन में सहा था। वो अपने पिता और दादी के इस रूप को देखकर डर जाती थी जो पहले ही उसके जीवन को नरक बना चुके थे। एक शाम जब रिया कॉलेज से लौट रही थी तो रमेश और दादी ने उसे रास्ते में घेर लिया। तो अब तुम बड़े कॉलेज में पढ़ने लगी हो, है ना? भूल गई अपने बाप को? रमेश ने उसे पकड़ा। दादी ने रिया का बाल नोचे। तूने हमें जेल भिजवाया, अब हम तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। रिया चीख पड़ी। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने उन्हें देखा और रमेश और दादी को वहां से भगा दिया। रिया घर आकर सुमन से लिपट कर रोने लगी। माँ, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। एक और दर्दनाक मोड़। सुमन जानती थीं कि अब उन्हें कुछ कठोर कदम उठाना होगा। उन्होंने पुलिस में रमेश और दादी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और चेतावनी दी कि अगर वे फिर से सुमन और रिया के करीब आए तो उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। कुछ समय के लिए शांति रही, पर यह शांति तूफान से पहले की थी। रमेश और दादी ने हार नहीं मानी थी। जेल से निकलने के बाद उन्होंने मदन लाल से संपर्क साधा, जो जेल में रमेश के साथ था। मदन लाल भी सुमन और रिया से बदला लेना चाहता था। हम तीनों मिलकर उन माँ बेटी को सबक सिखाएंगे, मदन लाल ने कहा। उनकी क्रूरता अब और भी बढ़ गई थी। उन्होंने एक योजना बनाई। एक रात जब सुमन अपने बुटीक पर अकेली थी, रमेश, दादी और मदन लाल ने उन पर हमला कर दिया। मदन लाल ने सुमन को पकड़ लिया, जबकि रमेश और दादी ने बुटीक में तोड़फोड़ शुरू कर दी। आज हम तेरी सारी खुशियां छीन लेंगे, रमेश चिल्लाया। सुमन ने हिम्मत करके चिल्लाना शुरू किया। मदन लाल ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। रिया, जो कॉलेज से लौटकर घर आ रही थी, उसने अपनी मां की चीखें सुनी। वो दौड़कर बुटीक की तरफ भागी। जैसे ही रिया ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि मदन लाल उसकी मां को पकड़े हुए था और रमेश व दादी बुटीक में सामान बिखेर रहे थे। ये दृश्य देखकर रिया की रूह कांप उठी। उसे अपने बचपन का वो भयानक मंजर याद आ गया जब उसके पिता उसे मदन लाल को बेचने की तैयारी कर रहे थे। छोड़ दो मेरी मां को, रिया ने चिल्लाते हुए एक पास पड़ी कुर्सी उठा ली। मदन लाल ने सुमन को छोड़ दिया और रिया की तरफ लपका। पर रिया अब वो 14 साल की बच्ची नहीं थी जो डरकर कोने में छिप जाती थी। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और कुर्सी से मदन लाल पर वार किया। मदन लाल दर्द से कराह उठा। रमेश और दादी ने रिया को पकड़ने की कोशिश की, पर सुमन ने अपनी बेटी का साथ दिया। माँ और बेटी ने मिलकर तीनों का सामना किया। ये एक भयंकर लड़ाई थी जहां ममता और साहस क्रूरता और नफरत से लड़ रहे थे।